Hello students, we were reading about the distribution of minerals, and in the previous class I told you about the different minerals and they found in a different part of the world, and we have also read about the different continents like the Asia, Europe, North America, South America, and today we will continue about Africa. And Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamonds, gold, and platinum. South Africa, Zimbabwe, and Zaire produce a large portion of the world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt, and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya, and Angola. जैसा आप जानते हैं कि अफ्रीका जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी समृद्ध है और ये वर्ल्ड का सबसे अधिक डायमंड प्रोड्यूस करता है, गोल्ड और प्लेटिनम भी प्रोड्यूस करता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे जो है एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वर्ल्ड का वो गोल्ड का वो प्रोड्यूस करते हैं। अन्य जो मिनरल्स पाए जाते हैं अफ्रीका में उनमें कॉपर है, आयरन ओर है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है और बॉक्साइट है। ऑयल जो है दो अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, है ना, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? बॉक्साइट का होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया में होता है। इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकिल। इसके अलावा वो जो है गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकिल का भी उत्पादन करता है। और इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कालगुरली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज में भी काफ़ी समृद्ध है। और कालगुरली और कूलगार्डी ऐसे दो क्षेत्र हैं जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं जहाँ पर जो है गोल्ड के बड़े डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नाउ अंटार्कटिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large, significant size of deposits of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है उसमें जो है सफिशिएंट मात्रा में जो प्रेडिक्शन किया गया है, अलग अलग प्रकार की जो वेराइटीज़ हैं मिनरल्स के वहाँ डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इनमें कुछ जैसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ जो है एक सिग्निफिकेंट साइज़ के डिपॉजिट्स हैं, जैसे कोल का है, कोल का डिपॉजिट वहाँ पे सिग्निफिकेंट साइज़ में पाया जाता है। और ट्रांसैंटार्क्टिक जो माउंटेन है वहाँ पे उसके पास जो है आयरन के डिपॉजिट्स हैं। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर, वहाँ फोरकास्ट होता है। और आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये भी वहाँ पर उपस्थित है और ये कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो इस पॉइंट को समझ लें पहले, ये है क्या, ये क्या कह रहा है। तो इसमें दे रखा है ए ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो एक जो ग्रीन डायमंड है वो रेयरेस्ट डायमंड होता है और जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है विश्व की, है ना, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इसका डेट करीब 4300 मिलियन ईयर्स से वो माना गया है, जो कि केवल 300 मिलियन ईयर्स जो है बाद में पृथ्वी की जब बनी उसके बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है। नाउ यूजेस ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग कहाँ पर होता है? तो एक आपको ये काम भी करना है, लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में ये बनाना है यूजेस ऑफ एनी 5 मिनरल्स। जो आप 5 मिनरल्स का यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, यूजेस ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे हम। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। दीज are then set in various styles for jewelry. Copper in another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes.
बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो मिनरल्स जो होते हैं उनका उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मिनरल्स जिनका उपयोग जेम्स में किया जाता है जो काफ़ी हार्ड होते हैं, और इनका जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की जो ज्वेलरी बनाई जाती है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसका उपयोग जो है कोइंस और पाइप्स बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जाता है जो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम जो है वो ओर बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन इंडस्ट्री में किया जाता है, बोटलिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, बिल्डिंग्स में किया जाता है और किचन कुकवेयर्स में किया जाता है। किचन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं उसके लिए भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नाउ वी विल रीड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। जो हमारे खनिज होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। The rate of the formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. तो जो मिनरल्स का जो कंजर्वेशन होता है, जो खनिज होते हैं उनका जो संरक्षण किया जाता है, जैसा आप जानते हैं मिनरल्स जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और इनको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो रेट होता है, अगर हम देखें द रेट ऑफ विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स, जो इनका उपयोग करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और ये आवश्यक है कि हम उनकी वेस्टेज को रिड्यूस करें और इनका जो प्रोसेस ऑफ माइनिंग है उसको भी कम किया जाए। और मेटल्स की जो रिसाइकलिंग होती है वो भी एक अन्य तरीका होता है जिससे कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम इनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, और उनको उपयोग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उससे जो है हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे रिड्यूस करना है ना, पहले रीयूज़ करना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रिसाइकिल करना है, ये एक प्रक्रिया होती है। नाउ वी विल रीड पावर रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन, क्योंकि अभी तक हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, अब हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें एक कहानी भी दी हुई है सनी के बारे में। सनी की जो मदर हैं बिगिन्स हर डे बाई स्विचिंग ऑन द गीज़र। सनी की जो माँ है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं, तो वो गीज़र का स्विच ऑन करती हैं। सी आयरन्स सनी इज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप, और वो सनी की जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है उस पर वो पहले क्या करती हैं, प्रेस करती हैं सनी की यूनिफॉर्म पर। सी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर, और उसके बाद वो सनी के लिए एक ग्लास जूस जो है किचन में तैयार करती हैं। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बॉथ, क्या सनी आपने जो है आप नहा लिए हैं, है ना, या खाना आपका ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और जो है नाश्ता कर लो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी, क्योंकि मदर्स जो है उनको बुलाती हैं सनी को जब उनका लिए वो ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, किस पर, गैस स्टोव पर। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस, जब सनी स्कूल के लिए जाता है तो वो लाइट और फैन का स्विच ऑफ करना भूल जाता है। जब मदर उसकी स्विच ऑफ करती हैं, सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो उनको वो ऐसा सोचती है कि शहरों के अंदर जो जीवन है, ठीक है, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज़ लीड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। लेकिन ये निर्भर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैजेट्स हैं जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक वाइड गैप है, बहुत बड़ा गैप होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के बीच में, क्योंकि शहरों के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो पावर से ही चलती हैं। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जैसा आप जानते हैं साइंस में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं और उन आविष्कारों के माध्यम से जो है उस टेक्नोलॉजी से हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। जो पावर होता है, ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, और हमें उसकी जब आवश्यकता होती है पावर की इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो पावर रिसोर्सेज होते हैं हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल सोर्सेज
और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं वो क्या हैं? जिनका उपयोग हम अपने लंबे समय के लिए करते हैं, अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे फायरवुड होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये दो मुख्यतः जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब इसमें आप फायरवुड जानते हैं, जो लकड़ी होती है उसको जैसे जलाते हैं। दूसरा फॉसिल फ्यूल क्या होता है ना? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको समझना होगा। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, ये सभी किस में आते हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। सबसे पहले हम फायरवुड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। ठीक है, तो जो फायरवुड होता है इसका अधिकतर जो उपयोग है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए किया जाता है। हमारे देश में अराउंड 50% जो एनर्जी है उसका उपयोग गाँव में किया जाता है, जो कि फायरवुड से आती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of energy. प्लांट और एनिमल्स के अतिरिक्त जैसे जो पृथ्वी के अंदर है ना हजारों वर्षों में बन करके तैयार होते हैं, हीट और प्रेशर के कारण उनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो जो फॉसिल फ्यूल को हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोल होता है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल गैस होता है, ये मुख्य जो है संसाधन होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं ऊर्जा के। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है, इसमें ऑयल के बारे में बताया गया है और नेचुरल गैस के बारे में बताया। ऑयल के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और नेचुरल गैस के क्या एडवांटेज हैं। उसके नीचे आपको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? फायरवुड हो गया और कोल हो गया। ठीक है, और एक होता है इधर आप देखेंगे तो ये हाइडल पावर होता है, जिसको हम हाइडल पावर किसको कहते हैं? जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। कन्वेंशनल एनर्जी, द रिवर्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. The rate at which the growing world's population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. तो जैसे मैंने बताया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस हो गया, ये सभी क्या है जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो ये जो सभी मिनरल्स हैं वो हमारे पास एक सीमित मात्रा में है, और आज जो विश्व की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उनका कंज्यूमिंग रेट भी क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, और इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, जो इनको बनने में जो समय लग रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए अब इनको जल्दी अगर हमने एक्सॉस्ट नहीं किया तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए समाप्त हो सकते हैं। तो आवश्यकता ये है कि हम इनको किस प्रकार से जो है भविष्य के लिए सुरक्षित करें। नेक्स्ट आता है आपका कोल, कोयला। कोयला आप जानते हैं, दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was found millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing areas of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. तो कोयला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फॉसिल फ्यूल्स होता है, और इसका उपयोग जो है डोमेस्टिक फ्यूल में भी किया जाता है, यानी कि जो घरेलू जो ईंधन होता है उसको उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, खास करके जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री होता है, स्टीम इंजन का इंडस्ट्री होता है जनरेट, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनाया जाता है उसको थर्मल पावर कहा जाता है। तो जो कोल है उसका उपयोग आज जो है किया जा रहा है, तो उसका उपयोग जो किया जाता है क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। जब ये फर्न और स्वैम्प्स के माध्यम से जो है तैयार किया जाता है, पृथ्वी की लेयर के नीचे ये तैयार होता है। तो कोल जो है उसको बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जो कोल के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश हैं, उनमें यूएसए है, चाइना है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस है। और जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया के अंदर, उनमें रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड के ये शहर हैं सभी, और झारखंड के अंदर ही सबसे अधिक कोल का उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना।